हेलो स्टूडेंट्स, आइए कल के पेपर के लिए भारतीय संविधान पर एक छोटा सा वीडियो सेशन बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जैसे पहला जो टॉपिक है ये आपके भारतीय संविधान की विशेषता और उसकी प्रकृति के बारे में बात करता है। तो प्रकृति, भारत की जो संविधान है, भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो मुख्यतः संघात्मक है। और साथ ही साथ संविधान की विशेषता, तो इसकी विशेषता के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद जो आपका दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है संघ और राज्य के बीच के जो संबंध होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति की शक्ति और उनका कार्य, उनका पोजीशन, ये इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम दो बिंदुओं पे बात करते हैं। पहला बिंदु है भारतीय संविधान की विशेषता और दूसरा है भारतीय संविधान की प्रकृति, जिसको नेचर बोलते हैं। किस नेचर की हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका नेचर कैसा है, ये किस नेचर का है, संघात्मक है या फिर एकात्मक है। संघात्मक को फेडरल बोलते हैं और अगर एकात्मक बोले तो उसको यूनियन बोलते हैं। यूनियन नहीं, इसको बोलते हैं यूनियन। संघात्मक को फेडरल कहा जाता है, ठीक है, और एकात्मक होता है। तो हम सबसे पहले संविधान की विशेषता पर बात करते हैं। संविधान की विशेषता जो है, पहली विशेषता इसकी यह है कि यह विश्व की सबसे बड़ी संविधान है, विशालतम संविधान है। हमारे भारत का जो संविधान है इसमें आप लोगों को पता है लगभग मूल रूप से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। इतना होने के साथ साथ इसमें और भी इतने संशोधन हुए हैं, संशोधन करके भी तमाम से इसमें अनुच्छेद जोड़ दिया गया है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग 450 के आसपास इसमें संविधान के अनुच्छेद हो गए हैं। इस वजह से यह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान माना जाता है। इसकी पहली जो है विशेषता यही है कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा संविधान होने के पीछे का एक वजह यह भी है कि हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। हमारे संविधान के निर्माण में लगभग 60 अन्य देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद वहाँ से जो महत्वपूर्ण आप कह सकते हो उपबंध या प्रावधान जो ठीक समझ में आया, अपने देश के यहाँ के कह सकते हैं व्यवस्था के अनुसार जो अच्छा लगा, उन प्रावधानों को कंसिस्ट किया गया हमारे भारतीय संविधान में, इसलिए यह विशाल संविधान बना। दूसरा इसकी विशेषता है न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ये न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, जुडिशियल रिव्यू, इसमें आपको अनुच्छेद 13 पढ़ना है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन का कार्य यह है कि हमारे संविधान में इस बात का भी प्रावधान किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 में और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह पावर दिया गया है, यह शक्ति दिया गया है कि यदि कोई भी ऐसी विधि या ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो संविधान के किसी भाग को या मुख्यतः संविधान के भाग 3 को वो क्या करता है, उसका विरोध करता है या उसका उल्लंघन करता है, तो ऐसे विधियों को हम क्या कर सकते हैं, उस पर आच्छादन का सिद्धांत लग सकता है, उस पर पृथक्करणीयता का सिद्धांत लग सकता है। ये 2-3 सिद्धांत हैं जिन सिद्धांत के सहारा को हम प्रयोग कर सकते हैं। सिद्धांत का प्रयोग करेंगे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, और वो न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है। और उस जो विधियां बनेंगी, नई विधियां हैं, चाहे संविधान से पहले की विधियां हैं या कोई राज्य नया विधि बनाता है तो उसका पुनर्विलोकन किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा कि यह जो विधि बना हुआ है क्या हमारे संविधान का उल्लंघन करता है या हमारे संविधान के प्रावधानों से संगत है। अगला जो इसकी विशेषता है, अगली विशेषता देखिए, प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक संविधान है। इसमें प्रभुत्व संपन्नता की बात की गई है, अर्थात कह सकते हैं
कि हमारा जो संविधान है या हमारे यहाँ की जो शक्ति है या सरकार है वो पूरी तरह से क्या है, संपूर्ण संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हम जो है किसी धर्म को नहीं मानते हैं, सरकार की कोई अपनी जो है धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों के साथ क्या होता है, बराबर होता है, ये यहाँ पे पंथ निरपेक्ष नहीं है, इसके लिए सभी धर्म एक बराबर है। और लोकतंत्रात्मक की बात करें देखिए तो ये है रिपब्लिक बोल सकते हो या डेमोक्रेटिक बोल सकते हो। तो हमारा जो संविधान है ये लोकतंत्रात्मक संविधान है। लोकतंत्रात्मक के लिए कहा गया है कि भारत जनता का जो संविधान है, जनता के द्वारा जनता के लिए, ठीक है, यहाँ पे लोकतंत्रात्मक का अर्थ यही होता है। तो हमारा संविधान जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक संविधान है। अगली विशेषता देखिए, मूल अधिकार एवं कर्तव्य। तो मूल अधिकार आप संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के अंतर तक मूल अधिकार को आप पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की गई है, 14 से लेकर के 35 तक जो है वो अधिकारों के बारे में, अलग अलग अधिकारों के बारे में अलग अलग अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, जो आप लोग जब भाग 3 का अध्ययन करेंगे तो विस्तार से उसका आप लोगों को जो है अध्ययन करेंगे, आप लोग उस प्रावधान मिलेगा आपको। फिर अगली जो इसकी विशेषता है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब आप देखेंगे तो ये आपके संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। इसमें राज्य के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उनका क्या नैतिक कर्तव्य कहा जा सकता है, वो अपने राज्य के जो नागरिक हैं या उनके राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनके लिए उनका क्या दायित्व बनता है, जैसे शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए और उसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए, इन सारी चीज़ों का व्यवस्था कराने का हमारे स्टेट गवर्नमेंट की क्या होती है, उनका दायित्व होता है, जिसको हम वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, यानी कल्याणकारी राज्य। क्या बोलते हैं? कल्याणकारी राज्य का नीति यहाँ पर लागू होता है। फिर आता है ये आपका मूल कर्तव्य या कर्तव्य। तो कर्तव्य में आप देखेंगे जो आपका कर्तव्य है, कर्तव्य भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A में है। मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, बाद में संविधान की जो प्रकृति है वो देखा जाए तो संघात्मक है। कुछ मामलों को छोड़ करके हमारा जो भारतीय संविधान है वो एकात्मक है, बाकी मुख्य रूप से देखा जाए तो इसको संघात्मक कहा जाता है। जैसे केसी वियर हो गए और आइवर जेनिंग्स हो गए और भी कुछ ऐसे विद्वान हुए जैसे डी बसु हो गए, इन सभी विद्वानों ने हमारे भारतीय संविधान को परिसंघात्मक या संघात्मक कहा हुआ है, या अर्ध संघात्मक भी बोलते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले संघात्मक संविधान की विशेषता की बात करते हैं या संघात्मक संविधान की आवश्यक तत्व की बात करते हैं कि संघात्मक संविधान के क्या आवश्यक तत्व होते हैं। संघात्मक संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है, या इसका जो महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है वो है लिखित संविधान। जो संविधान लिखित होता है, जिस संविधान में लिखित प्रावधान किए गए होते हैं, उस संविधान को संघात्मक संविधान माना जाता है। और हमारा संविधान संघात्मक भी है और लिखित है, या आप ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान लिखित संविधान है इसलिए संघात्मक संविधान है। हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। अलग अलग शक्तियां जो हैं, जैसे आपकी कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, ये तीनों ही जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों को अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। इनको विभाजित किया गया है कि अपने फील्ड में रह करके अपने शक्ति का प्रयोग करें। फिर भी जरूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार ये एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं। अगली जो इसकी आवश्यक तत्व है संघात्मक संविधान का, वो संविधान की सर्वोपरिता। हमारे यहाँ की जो संविधान है वो सर्वोपरि है, सब पर ऊपर है, वो सर्वोच्च है, इसलिए हमारे संविधान को संघात्मक संविधान कहा जाता है। अगला जो आवश्यक तत्व है वो संविधान का परिवर्तनशीलता। हमारे यहाँ का संविधान जो है वो परिवर्तनशील है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम अपने संविधान के आधारभूत ढांचे को